Hello students, myself Dr. Ashish Srivastava and today we will discuss one very important and very largest phylum of animal kingdom जिसका नाम है ऑर्थ्रोपोडा। तो आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम पर बेस्ड होगा और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्थ्रोपोडा फाइलम पर हम 3 अलग अलग लेक्चर्स के थ्रू स्टडी करेंगे। यानी कि अगर आपको ऑर्थ्रोपोडा फाइलम पर कंप्लीट स्टडी करना है तो आपको मेरे 3 डिफरेंट लेक्चर्स को एक के बाद एक सीक्वेंस में ले जाकर देखना होगा। यानी कि आज का जो हमारा ये लेक्चर है पार्ट 1, इसमें हम ऑर्थ्रोपोडा के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर स्टडी करेंगे। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाले डिफरेंट एनिमल के एग्जाम्पल्स, और उन एग्जाम्पल्स को याद कराने के लिए मैं आपको दूंगा एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही सरल सी एक ट्रिक। तो पार्ट 2 में आपको सिखाऊंगा मैं ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाले डिफरेंट एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या हैं। वहाँ पर आप लाइम्यूलस, लोकस्टा और डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनिमल्स हैं उनके नाम बड़े आसानी से याद रख सकेंगे। तो आपको पहले पार्ट 1 लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको पार्ट 2 लेक्चर जब होगा तो उसमें आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगा मैं। पार्ट 3 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा यूनिक या एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। तो देखिए, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम पर 3 डिफरेंट लेक्चर्स हैं। पार्ट 1 में हम केवल जनरल कैरेक्टर्स पर स्टडी करेंगे, आपको वो कमेंट्स बताऊंगा जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं एग्जाम में इस फाइलम को लेकर। उसके बाद पार्ट 2 में एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल को 3 to 4 डिफरेंट कैटेगरीज में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स हैं जो वेक्टर की तरह काम करते हैं, वेरियस डिसीज़ के वेक्टर्स हैं, उनमें मॉस्किटोज़ के कुछ नाम आ जाते हैं, हाउस फ्लाई का नाम आ जाता है। कुछ ऐसे ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स हैं जिनकी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है, जिनकी अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हनी वी की बात करें जिसको एपिस इंडिका कहते हैं, हम सिल्क वॉर्म की बात करें जिसको बॉम्बिक्स मोरी कहते हैं, लेसीफर लैक्का की बात करें जिससे लैक का प्रोडक्शन या लाक का प्रोडक्शन किया जाता है। ऐसे हम ग्रीगेरियस पेस्ट के नाम से भी एक एनिमल को जानते हैं, वो भी मैं वहाँ पर बताऊंगा। और किंग क्रैब भी हम किसी पर्टिकुलर एनिमल को बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अल्टीमेटली 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम आर्थ्रोपोडा को कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम आर्थ्रोपोडा के जो सबसे ज़्यादा जनरल कैरेक्टर्स हैं, बेसिक कैरेक्टर्स हैं, उनको आज हम स्टडी करें। तो मैं अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जो एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा फाइलम, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ऑर्थ्रोपोडा। इसमें अबाउट यानी अप्रॉक्सीमेट 9 लाख स्पीसीज़ यानी 9 लाख स्पीसीज़ जो हैं वो प्लेस की गई हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कौन है, तो आपका आंसर होगा ऑर्थ्रोपोडा। एंड आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीसीज आर प्लेस्ड इन फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, तो आपका आंसर होगा अप्रॉक्सीमेट 9 लाख स्पीसीज आर प्लेस्ड इन फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में भी आप देखेंगे, और यहां पर भी एनसीईआरटी ने वो चीज आपको बताई है कि जितने भी टोटल एनिमल्स हैं उसमें से अगर मैं 2/3 ले लूं तो यानी कि 60 to 70% टोटल एनिमल का 60 से 70% एनिमल्स जो हैं वो ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स हैं। और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में भी ये चीज़ लिखी हुई है, आप देखिए वहां जाकर कि हर 10 में से 7 एनिमल जो हैं वो इंसेक्ट है, और इंसेक्ट किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल नॉन स्पीसीज अर्थ पर जितनी भी है उनमें से 60 से 70% स्पीसीज जो हैं वो ऑर्थ्रोपोडा है। इन अदर वर्ड्स के 2/3 स्पीसीज ऑफ टोटल नॉन एनिमल स्पीसीज जो हैं वो ऑर्थ्रोपोड्स हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज कि जो एनिमल्स ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं वो हेट्रोजीनस ग्रुप के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है। रीजन क्या है कि ये फाइलम ऐसी स्पीसीज को इंक्लूड किए हुए डिफरेंट एनिमल की जो स्ट्रक्चर, हैबिटेट, फीडिंग हैबिट्स को लेकर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एक दूसरे से बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करती हैं। दैट इज द रीजन कि इसको हेट्रोजीनस ग्रुप भी कहा जाता है। तो यहां पर मैंने आपको 4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। नंबर 1, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम ऑर्थ्रोपोडा है। कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज इसमें रखी गई हैं, 9 लाख के लगभग स्पीसीज इसमें रखी गई हैं। ये 2/3 या 60 to 70% ऑफ टोटल नॉन स्पीसीज ऑफ एनिमल का कंसिस्ट करता है। और ये फाइलम को हम हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ एनिमल भी कहते हैं क्योंकि इसमें आने वाली डिफरेंट एनिमल्स डिफर करते हैं स्ट्रक्चर, हैबिटेट, फीडिंग हैबिट्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो आगे बढ़ते हम। अब आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि मैंने बोला वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम जो है एनिमल किंगडम का वो कौन है, ऑर्थ्रोपोडा है। तो आपको लगेगा कि इस फाइलम में हमें सब फाइला भी पढ़ने होते हैं क्या?
क्या आपको इस फाइलम के अंदर डिफरेंट जो 5 क्लासेस आती हैं उनके नाम भी याद रखने होंगे? तो बिल्कुल नहीं। ना तो आपको सब फाइला के नाम याद रखने हैं, ना आपको क्लासेस के नाम याद रखने हैं। आपको जितना याद रखना है वो मैं आपको इस लेक्चर में बता रहा हूं। आपको याद रखना है कि जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है इसको 4 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम को 4 सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है, और उन चार सब फाइलम में से सबसे लार्जेस्ट सब फाइलम कौन सा है? तो लार्जेस्ट सब फाइला जो है वो आपको बस याद रखना है, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है सब फाइला को लेकर। द लार्जेस्ट सब फाइला ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो आपका आंसर होगा हेक्सापोडा। तो इसमें 4 सब फाइला आते हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट सब फाइला हेक्सापोडा है। और इसमें 5 क्लासेस आती हैं, जिसमें से सबसे लार्जेस्ट क्लास का नाम आपको केवल याद रखना है, और वो है इंसेक्टा। और आपको बता देता हूं, इंसेक्टा क्लास जो है वो सब फाइला हेक्सापोडा के अंदर ही रखी गई है। तो अब आपको बड़ा सिंपल कर दिया मैंने, जितनी भी चीजें अभी तक आपको बताई हैं वो सब मैं रिवाइज करता हूं। सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो आपका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आर्थ्रोपोडा सब फाइलम में कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज आती हैं? तो आपका आंसर होगा इसमें 9 लाख स्पीसीज अप्रॉक्सीमेट रखी गई हैं। उसके बाद अगला कि हेट्रोजीनस ग्रुप किस फाइला को कहा जाता है? हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें आने वाले एनिमल्स जो है वो डिफर करते हैं आपस में, स्ट्रक्चर को लेकर, हैबिटेट को लेकर, फीडिंग हैबिट्स को लेकर, और बहुत सारे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। तो इसको हेट्रोजीनस ग्रुप भी कहा जाता है। एंड उसके बाद मैं बात करूं कि लार्जेस्ट सब फाइला कौन सा है? तो लार्जेस्ट सब फाइला में आपको याद रखना है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में हेक्सापोडा आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स आते हैं। और आपको याद रखना है लार्जेस्ट क्लास कौन सी है? तो लार्जेस्ट क्लास जो है वो है इंसेक्टा। ठीक है ना? तो यहां पर ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल याद रखना है, आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड हैं, और कई बार बेसिक क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं और वो यहीं से होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, और आपको अब मैं बहुत आसान करने वाला हूं आर्थ्रोपोडा सब फाइलम में आने वाले एनिमल्स के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉमन कैरेक्टर्स जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं और उनको हमें याद रखने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना करना होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनमें जो भी कॉमन कैरेक्टर्स हैं, बहुत कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो इस फाइलम में हम लोग देखते हैं, वो आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। केवल आपको नाम आर्थ्रोपोडा से ही आर्थ्रोपोडा के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स याद हो सकते हैं। वो कैसे याद हो सकते हैं वो तरीका मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप याद रखिए आर्थ्रोपोडा में ARTHRO। देखिए आर्थ्रोपोडा में इनिशियल जो लेटर्स हैं ARTHRO। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? तो आप सीधा सीधा लिख देंगे, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड। ठीक है। उसके बाद POD, पॉड का मतलब क्या होता है? तो हम लिख देंगे लेग्स, यानी कि पैर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आर्थ्रोपोडा को हम लोग ज्वाइंटेड लेग्स एनिमल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस फाइलम में जो भी एनिमल्स आते हैं उनके आप जब पैर देखेंगे तो इस तरीके से वो ज्वाइंटेड लेग्स के रूप में आपको दिखाई देंगे, आपस में जुड़े हुए पैर होंगे। इसलिए इस फाइलम को हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं, क्योंकि आर्थ्रो का मतलब ज्वाइंटेड होता है और पोड का मतलब यहाँ पर है लेग्स। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाले एनिमल्स हैं, इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है उसको 3 डिफरेंट रीजन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यानी द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट रीजन। पहला रीजन जो होता है वो H से आपको याद रखना है, हेड होता है। दूसरा रीजन आपको TR से, बैकवर्ड चल रहे हैं हम लोग, पीछे से आगे की ओर चल रहे हैं, तो H से आपने क्या याद रखा? हेड। TR से आपको याद रखना है थोरैक्स, दैट इज द सेकेंड रीजन ऑफ देयर बॉडी। एंड A से आपको याद रखना है एब्डोमेन। तो यहां पर ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा आपने रीजन उनकी बॉडी का निकाल लिया। तो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन क्या है? तो आप बोलेंगे 3 रीजन ऑफ बॉडी। तो इनकी बॉडी को 3 डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर से हमें क्या याद रखना है? तो रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि लचीला। तो आपको याद रखना है इनके पास रेजिलिएंट यानी कि फ्लेक्सिबल एंड टफ एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। दैट इज अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ आर्थ्रोपोड एनिमल। इनके पास रेजिलिएंट यानी कि फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला एंड टफ एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो किससे बना होता है?
तो आपको याद रखना है ये काइटिन से बना होता है, ठीक है ना। तो इन एनिमल्स की जो खासियत है वो आर से आपको याद रखना है कि रेजिलिएंट यानी फ्लेक्सिबल एंड टफ एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी में होता है जो काइटिन से बना होता है। उसके बाद ओ से आपको याद रखना है, यहां पर ओ आ रहा है, इससे आपको याद रखना है कि दे आर ओबीपेरस एनिमल। ये कैसे एनिमल हैं? ये ओबीपेरस एनिमल हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओबीपेरस? तो एग लेइंग एनिमल्स, अंडे देने वाले एनिमल्स हैं ये। बस एक एक्सेप्शनल केस है ऑर्थ्रोपोडा में जो ओबीपेरस एनिमल का नहीं है, तो आप एक्सेप्ट करके लिख सकते हैं यहां पर स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो है यानी बिच्छू जो है वो एक लौता ऐसा कह सकते हैं ऑर्थ्रोपोड एनिमल है जो विविपेरस एनिमल है, यानी कि ये एग लेइंग एनिमल नहीं है। इसमें एम्ब्रियो जो होता है एक्चुअली में, अगर सच्चाई में आपसे डिस्कस करूं तो कंसेप्ट ये है कि स्कॉर्पियन के अंदर एग जो होता है वो फीमेल की बॉडी में ही हैच आउट हो जाता है, देन वो यंग वंस को क्या करती है, बर्थ देती है। दैट इज द रीजन इनको हमने विविपेरस माना है। अदरवाइज हम बात करें तो जो ऑर्थ्रोपोड होते हैं वो ओविपेरस एनिमल है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना है जो एग्जाम में आ चुका है, वो है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो है वो विविपेरस एनिमल है। उसके बाद ए से आपको याद रखना है, आखिरी में ए बच रहा है, उससे हम क्या याद रख सकते हैं, तो अबंडेंस। तो ए से आपको याद रखना है कि ये जो एनिमल्स का पूरा ग्रुप है, ये एनिमल्स का जो पूरा ग्रुप है ये मोस्ट अबंडेंट है, यानी कि अबंडेंट यानी कि इसका मतलब हुआ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल। तो इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अबंडेंट फाइलम कौन सा है, तो आपको याद रखें अबंडेंट फाइलम जो है वो है आपका ऑर्थ्रोपोडा जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आते हैं। तो ए से मैंने क्या याद रखा, अबंडेंट, ठीक है ना। तो ऑर्थ्रोपोडा में ही हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को निकाल लिया जो एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं उन 13 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जिनके ऊपर मैंने आपको पहले भी अपने डिफरेंट वीडियोस के थ्रू ये बताया है कि हम कैसे 13 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पर हर एक फाइलम पर 13 कमेंट्स इजीली लिख सकते हैं। तो आज बारी आ चुकी है ऑर्थ्रोपोडा पर 13 कमेंट्स को लिखने की। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर जो मैंने वीडियो प्रिपेयर्ड किए हैं उनको आपको एक एक करके देखना है। उन वीडियोस से आपको ये पता चलेगा कि हम हर एक फाइलम पर कम से कम 13 कमेंट कैसे आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर मैंने एक एक वीडियो को बनाया है और उसमें एक आसान ट्रिक के थ्रू आपको सभी 11 फाइलम को किस तरीके से डिफाइन करना है ये आपको बताया है। तो आपको सबसे पहले वो वीडियोस कंप्लीट करना है। अगर आप वो देख चुके हैं तो आप आसानी से 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख सकते हैं। नंबर 1, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं ऑर्थ्रोपोडा एनिमल्स में आपको बताऊं कि इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और हम जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम द एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ऑर्थ्रोपोडा भी जो है वो एस्केलमिंथस के बाद आएंगे, यानी कि पहले एस्केलमिंथस आएगा, फिर एनिलीड आएगा, फिर ऑर्थ्रोपोडा आएगा। तो ऑब्वियसली इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं बॉडी सिमेट्री को लेकर। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर ये बाइलेटरल होते हैं और हम सभी जानते हैं कि बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री स्टार्टेड फ्रॉम द प्लेटीहेल्मिन्थस और कहां तक चलेगी, आखिरी तक जहां तक हम जाएंगे यानी कि कॉर्डेटा तक। तो प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक की बॉडी सिमेट्री जो होती है वो बाइलेटरल होती है। बीच में केवल एक ऐसा एक्सेप्शनल केस आता है, एक अपवाद है जो आपको हमेशा याद रखना है, और वो है इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट। इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है उसकी जो बॉडी सिमेट्री है वो रेडियल होती है। अदरवाइज जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक के एनिमल्स हैं उनमें बॉडी की सिमेट्री आपको क्या लिखना है, बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर मैं इनको डिफाइन करूं तो मैं बड़े आसानी से लिख सकता हूं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की खासियत क्या होती है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 सेपरेट ओपनिंग, वन एक्ट एज माउथ, अनदर एक्ट एज एनस, ठीक है ना। तो जिन भी एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैसे भी मैंने आपको ट्रिक दे रखी है कि जिस भी एनिमल में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमेशा कैसा होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो ये याद रखना बहुत आसान है। पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर डिस्कशन करूं तो हम सभी जानते हैं कि पोरीफेरा से लेकर एनिलिडा तक, पोरीफेरा से लेकर एस्केलमिंथस तक, पोरीफेरा से लेकर एस्केलमिंथस तक यानी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा,
प्लेटीहेल्मिन्थस और एस्केल्मिन्थस ये वो फाइला हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से एब्सेंट होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? तो मैंने आपको बताया एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सर्कुलेटरी सिस्टम आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि ओपन किस में होता है, क्लोज किस में होता है? तो एनिलिडा में और कॉर्डेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। बीच में जितने भी फाइलम आते हैं लाइक ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपको ओपन देखने को मिलेगा। बीच में कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे एनिलीड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, लेकिन एनिलीड्स का एक एनिमल है जिसको हम लीच कहते हैं, हिरुडिनारिया, उसमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा ओपन देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम लोग बात करें तो कॉर्डेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, लेकिन कॉर्डेटा में एक सब फाइलम ऐसा है जिसका नाम यूरोकॉर्डेटा है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आपको ओपन देखने को मिलेगा। अब बीच में जो फाइलम आ रहे हैं जिनमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम लिटरली ओपन है, यानी कि ऑर्थ्रोपोडा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, वहां पर आपको केवल सिफेलोपोडा, मोलस्क ऐसे मिलेंगे जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है। अदरवाइज जितने भी एनिमल हैं लाइक ऑर्थ्रोपोडा, नॉन सिफेलोपोड मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा क्या होता है? तो आपका आंसर होगा इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो मैं यहां पर आंसर लिख सकता हूं ऑर्थ्रोपोडा के रिगार्डिंग कि इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? तो आपका आंसर होगा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना? तो इनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, ये भी कैरेक्टर आपने बहुत इजीली निपटा दिया। अब अगला बात करते हैं पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं अगर आपको पुराने फाइलम को लेकर कोई कंफ्यूजन है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल बोथ होता है या फिर सेक्सुअल होता है। एनिमल्स में दो पैटर्न चलते हैं, या तो सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ होगा एक फाइलम के अंदर, या फिर ओनली प्रोडोमिनेटिंग मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन आपको एक साथ देखने को मिलेंगे किस फाइलम में? तो आपको मैंने बता दिया है कि आपको पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में और प्लेटीहेल्मिन्थस में दोनों रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। यानी कुछ एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एनिमल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि टीनोफोरा, तो उनमें केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एस्केल्मिन्थस जो एक फाइला है एस्केल्मिन्थस, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि रिप्रोडक्शन का जो मोड आगे बदलता जाएगा, तो आपको आगे प्रोडोमिनेटिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलेगा वो ओनली सेक्सुअल देखने को मिलेगा। तो हमारे ऑर्थ्रोपोड में भी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा? सेक्सुअल, क्योंकि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपको केवल 3 फाइलम में जनरली देखने को मिलेगा। नंबर 1 पोरीफेरा में, नंबर 2 सिलेंट्रेटा में, नंबर 3 प्लेटीहेल्मिन्थस में। उसके बाद टीनोफोरा जो बीच में आता है उसमें प्रोडोमिनेटिंग मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एस्केल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स के फाइलम है सभी में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपको देखने को मिलेगा, प्रोडोमिनेटिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो केवल और केवल आपको क्या देखने को मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बेसिस पर मैं बात करूं तो मैं इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कह सकता हूं, और इसके लिए भी मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है आप किस एनिमल फाइलम को ट्रिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं। तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि आप पूरे 11 फाइलम में से शुरुआती 3 फाइलम को ब्लास्ट कर दो। ट्रिप्लोब्लास्ट में ट्रिपल ब्लास्ट, यानी 3 फाइलम को आप ब्लास्ट कर दो। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा को ब्लास्ट कर दो, तो बाकी जितने फाइलम हैं वो सभी के सभी ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम आ रहे हैं बीच में वो सभी के सभी क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो यहां पर बहुत सिंपल हो गया कि ऑर्थ्रोपोडा on the basis of number of germ layers during embryonic development they are triploblastic animals। चलिए अगले कैरेक्टर पर आते हैं। अगला कैरेक्टर है हमारा नेचर ऑफ सीलोम या बॉडी कैविटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम और सीलोम को लेकर कई बार कॉमन क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, और कॉमन क्वेश्चंस में एक शब्द आता है जो है हीमोसील। तो आपको आज ये भी जानना है कि हीमोसील का मीनिंग क्या होता है। तो पहले मैं बता दूं कि जो ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स हैं उनमें सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई कि इनको हम यूसीलोमेट एनिमल्स कह सकते हैं। दे आर एसीलोमेट एनिमल्स। अब ऐसे एनिमल्स जो यूसीलोमेट हों पर उनके साथ दूसरी चीज सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ओपन हो तो हम एक नई चीज यहां पर ड्रा कर देते हैं, और वो है हीमोसील।
तो हीमोसील का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सीलोम का मतलब क्या होता है, तो फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी को हम लोग सीलोम कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होती है आउटर बॉडी वॉल और इनर गट वॉल के बीच में। इट इज ऑलवेज लाइंड बाय मेसोडर्म जर्म लेयर। तो आपको बता दूं कि जो एनिमल्स हैं ऑर्थ्रोपोड, उनके पास ट्रू बॉडी कैविटी है। चलिए एक चीज खत्म हो गई। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का कंसेप्ट क्या होता है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, और ब्लड जो होता है वो बॉडी कैविटी में डायरेक्टली क्या करता है, सर्कुलेटेड होता है। ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरी, वेंस या कैपिलरीज के थ्रू बॉडी में सर्कुलेटेड नहीं होता है, डायरेक्ट बॉडी कैविटी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास सीलोम होगा और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज नहीं, ओपन होगा, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से उनका ब्लड जो होगा वो उनके सीलोम बॉडी कैविटी में फ्लो करेगा, सर्कुलेट होगा। इसलिए उनकी बॉडी कैविटी को हीमोसील भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनके सीलोम में ब्लड फिल्ड होगा। तो आप समझ गए होंगे ऐसे दुनिया के सभी एनिमल्स जिनमें दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको एक साथ मिल जाएं, कि वो यूसिलोमेट एनिमल्स हो प्लस उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो, तो ऑब्वियसली उनमें उनकी बॉडी कैविटी को हम हीमोसील भी कह सकते हैं। अगला जो हमारा है एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन, तो मैं यहां पर सीधा लिख सकता हूं कि ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन 3 डिफरेंट फाइलम। नंबर 1 एनिलिडा, नंबर 2 ऑर्थ्रोपोडा, नंबर 3 कॉर्डेटा। तो हमारे ऑर्थ्रोपोडा में हम जानते हैं कि क्या होगा, तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन ऑर्थ्रोपोडा। तो ट्रू सेगमेंटेशन इनमें आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सेगमेंटेशन या ट्रू सेगमेंटेशन इनमें क्या है, प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बोला है कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, सेगमेंटेशन की, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स है उनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, और सेगमेंटेशन उन एनिमल्स में आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कॉकरोच को ले लेता हूं। अगर आप कॉकरोच को लेकर स्टडी करें, कॉकरोच एक ऑर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल है, और एनसीईआरटी में ये एनिमल है जिसकी हमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ना है। तो कॉकरोच में आपको देखने को मिलेगा कि इसकी बॉडी को अदर ऑर्थ्रोपोड एनिमल की तरह 3 डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया गया है। एक को हम हेड बोल देते हैं, जैसे कि सभी ऑर्थ्रोपोड में बॉडी 3 डिफरेंट रीजन में डिवाइड होती है। एक को हेड बोल देते हैं, दूसरे को हम थोरैक्स बोल देते हैं, और तीसरे रीजन को हम एब्डोमेन बोल देते हैं। तो कॉकरोच को लेकर हम यहां पर सेगमेंटेशन आपको समझा रहे हैं कि कॉकरोच की बॉडी को भी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि बाकी ऑर्थ्रोपोड की बॉडी को किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, कॉकरोच का जो एडल्ट होता है उसके हेड में एक सेगमेंट होता है, यानी कि सेगमेंटेशन ऑर्थ्रोपोड में होता है। और वो कैसे हम लोग स्टडी करते हैं कि उस ऑर्थ्रोपोड की बॉडी को 3 डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर देते हैं, और हर रीजन में आपको 1 या मोर देन 1 सेगमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉकरोच को लेकर स्टडी करूं, तो एक एडल्ट कॉकरोच में आपको देखने को मिलेगा कि एक सेगमेंट उसके हेड रीजन में होगा। एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है कि जो एम्ब्रियो होता है कॉकरोच का, उसके पास 6 सेगमेंट्स होते हैं उसके हेड पार्ट में कहा जाए। बाद में वो 6 सेगमेंट्स आपस में फ्यूजन करके ही कॉकरोच एडल्ट जो होता है उसके हेड रीजन को बनाते हैं। दैट इज द रीजन कि 6 फ्यूज्ड सेगमेंट मिलकर कॉकरोच के हेड रीजन को बनाते हैं। और हम कह सकते हैं कि एडल्ट के पास अब एक ही सेगमेंट होगा जो एम्ब्रियोनिक 6 सेगमेंट की फ्यूजन से बना होगा। थोरैक्स वाले रीजन पर हम स्टडी करें तो आपको बता देता हूं कि एडल्ट हो या एम्ब्रियो हो, आपको 3 सेगमेंट्स थोरैक्स में देखने को मिलेंगे, चाहे कॉकरोच एडल्ट हो, चाहे वो एम्ब्रियो हो, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो। आपको उसके थोरैक्स रीजन में कितने सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, 3 सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। एब्डोमेन रीजन की बात की जाए तो एडल्ट के पास जो एब्डोमेन रीजन है उसमें टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं, पर अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो आपको मालूम चलेगा कि एम्ब्रियो में 11 सेगमेंट होते हैं। तो इस प्रकार से कई बार एग्जाम में कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी से सेगमेंटेशन को लेकर आ जाते हैं, जो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉकरोच का जो एडल्ट है उसके पास टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होते हैं, और कॉकरोच का जो एम्ब्रियो है उसके पास टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होते हैं। सेगमेंटेशन तो होता है, लेकिन कॉकरोच का एग्जाम्पल बनाकर हम बताना चाहते हैं कि एडल्ट कॉकरोच के पास सेगमेंट्स कितने होते हैं नंबर में, और एम्ब्रियो के पास कितने होते हैं। तो आपको याद रखना है 1, 3 यानी 4 हो गया, और यहां पर 10 है एब्डोमेन में, यानी टोटल 14 सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे एडल्ट कॉकरोच में। जबकि एम्ब्रियो की बात करें तो आप देखेंगे 6 जो होते हैं जो बाद में फ्यूज हो जाते हैं, पर एम्ब्रियो में 6 होते हैं। फिर थोरैक्स में 3 होंगे तो यानी कि 9 हो जाते हैं, और 11 यानी कि 20। तो टोटल एम्ब्रियो के पास 20 सेगमेंट्स होते हैं उसके बॉडी में।
तो इस प्रकार से आपको सेगमेंटेशन होता है आर्थ्रोपोड में, ये भी याद रखना है। और कम से कम कॉकरोच को लेकर यहां पर मैं आपको बता सकता हूं कि जो सेगमेंटेशन है वो उसमें टोटल एडल्ट के पास 14 सेगमेंट्स में उसकी बॉडी डिवाइड की गई है, जबकि एम्ब्रियो कॉकरोच का जो होगा उसकी बॉडी में 20 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एंड वी नो डैट कि नोटोकॉर्ड इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्डेट ओनली। तो मैं लिखूंगा आर्थ्रोपोड के पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोसियस एंड डायोसियस सेक्स। तो हम सभी जानते हैं कि मोनोसियस एनिमल्स कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा पीसी। हम लोग जब ट्रिक के थ्रू पढ़ते हैं तो हमें मालूम है पीसी जो है वो मोनोसियस एनिमल है, यानी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथस, टीनोफोरा। इन अदर वर्ड्स में बात करूं तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, इनिशियल 4 फाइलम के जो एनिमल्स हैं दे आर प्योरली मोनोसियस एनिमल, यानी कि उनमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। अब ऐसा कौन सा फाइला है, एक लौता फाइला है जो कि मोनोसियस डायोसियस दोनों सेक्स रखने वाले एनिमल्स को रखता है, तो वो है अनिल यानी कि एनिलिडा। और हम जानते हैं कि एनिलीड्स में हम लोग देखते हैं कि मोनोसियस भी होते हैं एनिमल और डायोसियस भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि अर्थवॉर्म जो है और लीच जो है एनिलीड्स में वो मोनोसियस के एग्जाम्पल हैं, जबकि नेरिस जो है वो डायोसियस का एग्जाम्पल है। अब इनके अलावा जितने भी फाइलम है, चाहे हमारा आज का फाइलम हो आर्थ्रोपोडा या अनदर कोई भी फाइलम, वो सभी कैसे होंगे, डायोसियस। तो इसका मतलब आर्थ्रोपोडा फाइलम कैसे एनिमल्स रखता है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा इसमें आने वाले एनिमल्स जो हैं वो डायोसियस एनिमल्स हैं। सभी के सभी एनिमल्स डायोसियस हैं। दैट मीन्स सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी कि मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। अगली हम बात करते हैं बॉडी प्लान को लेकर, और बॉडी प्लान हम सभी जानते हैं कि जिन भी एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, और जिन भी एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा उनका बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। तो आर्थ्रोपोडा में भी बॉडी प्लान क्या होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब मैंने आपको बताया था कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हैज बीन अचीव्ड टू डिफरेंट पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी लाइन, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान वाले एनिमल 2 डिफरेंट पैटर्न के हो सकते हैं, यानी कि एक हो सकते हैं प्रोटोस्टोम्स और एक हो सकते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है ना, तो प्रोटोस्टोम्स भी हो सकते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स भी। प्रोटोस्टोम्स का कंसेप्ट क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया कि पहले माउथ डेवलप होता है, देन क्या होता है, एनस डेवलप होता है। ब्लास्टोपोर के फॉर्म में पहले माउथ डेवलप होगा, देन एनस। ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या बताया, पहले एनस डेवलप होगा एज अ ब्लास्टोपोर, देन डेवलप होगा माउथ। अब प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताए थे, तो पानी कौन पीता है, ऐसे मैंने आपको वहां पर याद कराया था, तो अनिल और मोलू। और ड्यूटेरोस्टोम्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बड़े फनी तरीके से समझाया था, वो क्या था, एक हेल्दी चोर, तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो आपको अब यहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको बताना है कि आर्थ्रोपोडा जो होंगे वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रखेंगे, लेकिन वो जो एनिमल्स होंगे वो किस पैटर्न के होंगे, वो किस पैटर्न का ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रखेंगे। तो आपका अब बड़ा सिंपल आंसर होगा, आपका आंसर होगा कि इनमें बॉडी प्लान जो होगा वो कैसा होगा, तो आपका आंसर होगा कि इनमें बॉडी प्लान जो है वो होगा ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी प्लान क्या होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब। और पैटर्न कैसा होगा, प्रोटोस्टोम्स। तो बहुत इजी बना दिया मैंने आपको, अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को अगर लेकर हम स्टडी करें तो आर्थ्रोपोडा में फर्टिलाइजेशन किस टाइप का होता है आपको बताना है अगर, तो बहुत इजी है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल 2 डिफरेंट पैटर्न में देखने को मिलता है। कुछ एनिमल फाइलम ऐसे हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन रखते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो फर्टिलाइजेशन केवल और केवल क्या रखते हैं, इंटरनल, जबकि कुछ ऐसे हैं जो फर्टिलाइजेशन केवल और केवल क्या रखते हैं, एक्सटर्नल। तो हम यहाँ पर आपको याद दिला देते हैं, सभी पैटर्न आपको एक बार समझा देते हैं कि अगर मैं बात करूं कि केवल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, ओनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर होगा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये वो फाइलम है जिनमें फर्टिलाइजेशन केवल और केवल क्या होता है, एक्सटर्नल। अब मैं आपसे पूछूं कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों, कुछ ऐसे फाइलम है जिसमें कुछ एनिमल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि इंटरनल रखते हैं। तो दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन भी कुछ फाइलम में देखने को मिलते हैं, और वो है इकलौता फाइलम
दो फाइलम है, एक एनिलिडा ले लो आप और दूसरा कॉर्डेटा। यहां पर आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कॉर्डेट्स नहीं रखना है बच्चों, ये मेरी गलती है। यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। एक चीज, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों फर्टिलाइजेशन आपको दो फाइलम में देखने को मिलेंगे, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा में। ये हमने दूसरी चीज बता दी। अब जितने भी फाइलम बच रहे हैं उनमें फर्टिलाइजेशन केवल और केवल क्या होगा, इंटरनल। तो चलिए मैं लिस्ट बना लेता हूं सभी फाइलम की। POR से पोरीफेरा हो गया एक, C से सिलेंट्रेटा हो गया, CT से टीनोफोरा हो गया, PLA से प्लेटी हेलमिंथस हो गया, ASCHEL से एस्केलमिंथस हो गया, ठीक है ना। अनिल से एनिलिडा हो गया, ARTH से ऑर्थ्रोपोडा हो गया जो आज का हमारा फाइलम है। उसके बाद हम बात करें आगे की तो MOLLU से मोलस्का हो गया, देन EC से इकाइनोडर्मेटा हो गया। उसके बाद हम बात करें तो HEMI से हेमिकॉर्डेटा हो गया और CHORDATA से कॉर्डेटा हो गया। तो ये हमने 11 फाइलम के नाम लिख लिया। अब आपको क्या करना है, एक एक फाइलम को अलग कर देना है। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि किस फाइलम में केवल और केवल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो मैंने क्या बोला, C यानी सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो मैं उनको अलग कर देता हूं, यानी ये हेमिकॉर्डेट्स को यहां पर अलग कर दिया और कॉर्डेट्स को यहां पर अलग कर दिया। इनको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया क्योंकि उन्हें फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नल इंटरनल बोथ दोनों किस में पाए जाएंगे, तो आपका आंसर होगा एनिलिडा में, तो इसको भी अलग कर दिया, एंड कॉर्डेटा में। तो कॉर्डेटा को ऑलरेडी हम अलग कर चुके हैं। तो यहां पर मैं इकाइनोडर्मेटा को भी अलग कर देता हूं, इसमें भी केवल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो देखिए फिर से समझाता हूं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होगा, सिलेंट्रेटा में एक हो गया, टीनोफोरा में 2 हो गया, हेमिकॉर्डेटा में 3 हो गया और इकाइनोडर्मेटा में 4 हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल बोथ किस में होगा, तो एनिलिड्स में और कॉर्डेट्स में, ठीक है ना। अब जो भी फाइलम बच रहे हैं, जो भी फाइलम अब बच रहे हैं, उन फाइलम में फर्टिलाइजेशन आपको क्या लिखना है, तो उनमें फर्टिलाइजेशन जो आपका होगा वो केवल और केवल क्या होगा, तो आपका आंसर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चाहे वो पोरीफेरा हो, चाहे वो प्लेटी हेलमिंथस हो, चाहे वो एस्केलमिंथस हो, चाहे आज का हमारा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा हो या आने वाला फाइलम मोलस्का हो। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एकदम साफ साफ कि ऑर्थ्रोपोडा जो हैं उनमें टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन केवल और केवल कैसा है, तो आपका आंसर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ऑर्थ्रोपोडा में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा। एंड अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को लेकर। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को लेकर जब स्टडी करेंगे तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि इनमें डेवलपमेंट कैसा होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं A3C, जो मैं बार बार आपको बताता हूँ। 4 ऐसे फाइलम है जिनमें डेवलपमेंट दोनों टाइप का होता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। यानी कुछ एनिमल डायरेक्ट डेवलपमेंट रखते हैं, कुछ एनिमल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रखते हैं। तो A3 में A का मतलब एनिलिडा है, दूसरे A का मतलब ऑर्थ्रोपोडा है और एक A और बच रहा है उसका मतलब एस्केलमिंथस है। तो 3 फाइलम के नाम ए से स्टार्ट होते हैं, एक आपका एस्केलमिंथस, एक एनिलिडा और एक आर्थ्रोपोडा। और सी का मतलब है कॉर्डेटा, यानी कि एस्केलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। इन चारों फाइलम में आपको डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मुझे किसका बताना है, आर्थ्रोपोडा का बताना है। तो आर्थ्रोपोडा में डेवलपमेंट में क्या लिख सकता हूं, बोथ। यानी कि बोथ का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी। कुछ एनिमल्स हैं जो डायरेक्ट डेवलपमेंट रखते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रखते हैं। तो आई होप कि आपको यहां तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में आपको बताए हैं उनको आपको प्रिपेयर कर लेना। और पार्ट 2 में मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर जो एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने होते हैं। तो पार्ट 2 में मैं आपको सभी एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल ट्रिक के थ्रू याद कराऊंगा। तो मेरा पार्ट 2 देखना मत भूलिए। और पार्ट 2 लेक्चर्स में मैं आपको और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करूंगा ऑर्थ्रोपोडा के रिगार्डिंग। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।